चलिए, आप लोग यहां पर मौजूद हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक का अगला पार्ट। और देखिए, कल हम यहीं पर बता रहे थे कि एल्युमिनियम कार्बाइड जो है जल के साथ अभिक्रिया करा देगा तो क्या बना देगा? मेथेन गैस बना देगा। कौन सा गैस बना देगा? मेथेन गैस बना देगा। ये कल हम पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? और साथ साथ एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड को भी ये क्या कर देता है? मुक्त कर देता है, AlOH का होल 3। कल यहां तक हम लोग समझा दिए थे, देख लीजिए। यहां तक हम लोगों ने कल क्या कर लिया था? पढ़ लिया था। इसके बाद देख लीजिएगा, आपके यहाँ कैल्शियम कार्बाइड भी है ना? क्या है? कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड में भी हम लोग क्या करते हैं? आप लोग देखिएगा कि कार्बाइड में जब जल को छीट देते हैं, जल को हम लोग क्या कर देते हैं? छीट देते हैं। यानी कि जल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमको एक गैस की प्राप्ति होती है, जिस गैस का नाम है एथिलीन गैस। क्या नाम है? एथिलीन गैस। यही है मेरा क्या चीज है? एथिलीन गैस। एथिलीन गैस की प्राप्ति होती है। एथिलीन गैस बोले तो एथिलीन इन ग्रुप का है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का निर्माण होगा और दोनों साइड में हाइड्रोजन आपका लग जाएगा। साथ ही क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम यहाँ पर आपको पढ़ाए क्या चीज कि मीथेन की प्राप्ति कैसे करते हैं। तो आप एल्युमिनियम कार्बाइड में जब जल के साथ अभिक्रिया कराएगा तब आपको क्या मिल जाएगा? मेथेन मिल जाएगा। और जब आप कैल्शियम कार्बाइड में जल की अभिक्रिया करवाइएगा तो आपको एथिलीन गैस मिल जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि एथिलीन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो आपको याद है ना कि हम पढ़ाए थे कि जब कृत्रिम रूप से अगर फल को पकाना होगा, है ना, आपको हम समझाए भी थे कि अगर आम वगैरह या केला वगैरह को पकाना होगा तो आप क्या कीजिएगा? कैल्शियम कार्बाइड, यानी कि कार्बाइड, आप लोग जाते हैं ना, कहते हैं कार्बाइड ले आते हैं 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया के, तो कार्बाइड ले आते हैं। उसके बाद उसको पानी से क्या कर देते हैं, है ना, ऊपर पानी छीट देते हैं। और पानी छीट देते हैं तो उससे अभिक्रिया से एक गैस निकलती है, जिस गैस का नाम क्या है? एथिलीन गैस। और यह एथिलीन गैस जिधर ज्यादा लग जाता है उधर ज्यादा पक जाता है। ये हम बताए थे कि नहीं बताए थे? तो ये कृत्रिम रूप से पेड़ मैंने पकाया जाता है, समझे कि नहीं? यह क्या है? तो आपको एक हार्मोन है। यह क्या है? हार्मोन है, जिसकी वजह से, है ना, कृत्रिम तरीके से हम लोग फल को क्या कर देते हैं? पका देते हैं। लेकिन आप एक बात, एक मिनट, ये एथिलीन नहीं है जी, C2H2 है ना। एथिलीन गैस तो आपको, एथिलीन तो है जो पेड़ पौधों में प्राकृतिक रूप से पकाया जाता है। पेड़ पौधों में प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एथिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो गैस बनता है इसका नाम है एसिटिलीन। क्या इसको बोलते हैं? एसिटिलीन गैस। ये तो हार्मोन की तरह काम करता है एथिलीन। ये कैसा काम करता है? हार्मोन की तरह, जो पेड़ पौधों में प्राकृतिक रूप से, बल्कि इसको लिख देते हैं, पेड़ पौधों में प्राकृतिक रूप से फल को पकाने के लिए हम लोग जो हार्मोन का प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है? एथिलीन, है ना, एथिलीन हार्मोन। अब आया समझ में? उसका नाम क्या है? एथिलीन। ये तो जो बना उसको कहते हैं एसिटिलीन गैस। उसको क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देख लीजिए जरा सा, एसिटिलीन जो गैस होता है, एसिटिलीन गैस का उपयोग हम लोग एक जगह और करते हैं। इसका उपयोग सिर्फ कृत्रिम रूप से पकाने के लिए ही नहीं करते हैं, बल्कि इसका उपयोग, जैसे देखिएगा, एसिटिलीन गैस का जो उपयोग होता है, एसिटिलीन गैस का जो हम लोग उपयोग करते हैं, आप कभी कभी आपका बाइक वगैरह टूट जाता है या किसी तरह से गैस वेल्डिंग जो देखे हैं ना, गैस वेल्डिंग, तो गैस वेल्डिंग कराने में भी एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है ना। तो हम लोग गैस वाला वेल्डिंग नहीं करवाते चलते हैं, तो एसिटिलीन गैस उसका उपयोग होता है। एसिटिलीन गैस का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? गैस वेल्डिंग में भी करते हैं। किसमें करते हैं? गैस वेल्डिंग में भी करते हैं। गैस वेल्डिंग में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? तो जब C2H2 जो है एसिटिलीन गैस को वायु की अनुपस्थिति में कोई पदार्थ जलता है तो जलेगा तो तुरंत भर में जानते हैं 2800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बना लेता है। कितना डिग्री का?
2800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब बताइए 2800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बन जाएगा तो उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया लोहा वहा सबको पिघलाने की शक्ति रखता है ना। इतना जब टेम्परेचर हो जाएगा तो नहीं पिघला देगा, और जैसे ही पिघलता है तैसे ही जैसे उसको क्या कर लेता है, सटा देता है। समझे कि नहीं? इसीलिए इसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, गैस वेल्डिंग में भी एसिटिलीन का उपयोग हम लोग करते हैं। अब जरा सा हम लोग पढ़ लेते हैं आगे, हम लोग पढ़ लेते हैं एल्कीन की एल्कीन की विशेषता। एल्केन की विशेषता हम लोग देख लेते हैं। एल्केन की विशेषता, एल्केन की विशेषता, इसकी क्या विशेषता है तो ध्यान से समझिए। एल्केन की विशेषता क्या है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, आपको पढ़ाए हैं, CnH2n+2। ये एकदम याद रखिएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n। एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n+1। ये सब याद है कि नहीं याद है? एकदम क्वेश्चन इस पर आना ही है। अगर नहीं याद है तो आप समझिए, हम बार बार बता रहे हैं, है ना, कि आप लोगों को ये सब याद रखना है। इस समय क्या भारी चीज है, CnH2n+2 नहीं याद रहेगा। इसकी विशेषता क्या है कि कार्बन अगर 1 से लेकर के अगर कार्बन 4 तक की अगर चर्चा कीजिए, मैंने कार्बन 1 में क्या हो जाएगा, मेथेन। कार्बन 2 में क्या हो जाएगा, एथेन, है ना। 3 में क्या होगा, प्रोपेन। 4 रहेगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये सब जितने भी हैं कार्बन 1 से 4 तक, इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो यह गैस के रूप में आपको मिलेगा। जब कार्बन 1 से लेकर के 4 तक आप कीजिएगा तो आपको क्या चीज की प्राप्ति हो जाएगी, गैस। यह गैस के रूप में रहेगा, गैस के रूप में रहेगा। लेकिन अगर वही हम लोग C5 से अगर बात करें, है ना, C5 से लेकर के और करीब करीब C17 तक, कहां तक, C17 तक, तो यह आपको किस रूप में मिलेगा, द्रव के रूप में। किस रूप में मिलेगा, द्रव के रूप में। और C17 से अगर ज्यादा रहा, से ज्यादा, यानी कि आप बात कीजिए C18 C19 से अगर बात कीजिएगा, तो यह आपको किस रूप में प्राप्त होगा, तो ठोस रूप में प्राप्त होगा। किस रूप में प्राप्त होगा, ठोस रूप में। आ गया समझ में? इसीलिए मेथेन क्या है, गैस है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन क्या है, गैस है। समझ में आ गई बात? लेकिन उसके बाद पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सब क्या है, द्रव रूप में आता है। समझ में आ गई बात? और उसके बाद अगर आप 17 से ऊपर जाइएगा तो यह किस रूप में आ जाएगा, ठोस रूप में आ जाएगा। आप जैसे देखिए ध्यान से, एलपीजी को देखे हैं। एलपीजी का मतलब हो गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना, या लिक्विड प्यूरिफाइड गैस, है ना, लिक्विड, है ना, लिक्विड प्यूरिफाइड गैस भी इसको हम लोग कहते हैं, या लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। इसमें क्या चीज मिला हुआ रहता है, तो इसमें 2 गैसों का मिश्रण रहता है। कौन कौन थे, एक बनता है ये क्या चीज से, इसमें प्रोपेन रहता है, और प्रोपेन, और क्या रहता है इसमें, ब्यूटेन। लेकिन आप जब देखिएगा, ये तो गैस के रूप में रहता है, लेकिन आप जब टंकी को हिलाइएगा तो टंकी आपको लगेगा कि अंदर पानी जैसा है ना। जब टंकी में देखिएगा उसको हिला करके तो लगेगा कि पानी है। पानी नहीं क्यों हो जाता है, और छुइएगा तो ठंडा भी लगेगा। इसकी वजह यह है कि टेम्परेचर को, है ना, कम कर दिया जाता है। तो जब टेम्परेचर कम रहेगा, किसी चीज में टेम्परेचर अगर कम है तो ठंडा नजर नहीं आएगा। अरे ये ताप टेम्परेचर ज्यादा देंगे तब ना गर्म होगा। ताप को क्या कर देते हैं, कम। ताप को क्या कर दिए, कम, और दाब को बढ़ा दिए। दाब को क्या कर दिए, बढ़ा दिए। जब इसके दाब को आप बढ़ा दीजिएगा, प्रेशर खूब दे दीजिएगा, तो दाब जब बढ़ेगा तो गैसवा किसमें बदल जाएगा, द्रव में। किसमें बदल जाएगा, द्रव में। और टेम्परेचर हो जाएगा कम। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, अंदर में जो गैस रहता है वो ठंडा प्लस द्रव रूप में रहता है, और जैसे ही उसको खोलिएगा तो बाहर निकलना चाहता है। वो अकबका करके कैसे निकलना चाहता है, बाहर। और जैसे ही बाहर निकलता है तो किस फॉर्म में निकल जाता है, गैस के फॉर्म में। आ गया समझ में? अब देखिए पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल, तो पेट्रोल तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पेट्रोल किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो निश्चित है कि इस जब द्रव अवस्था में पाया जाता है तो इसमें कार्बन की जो संख्या होगी वह 4 से ज्यादा होगी, क्योंकि पेट्रोल किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। तो पेट्रोल का जो निर्माण होता है यह कार्बन 6 और कार्बन 8 के बीच में, समझे कि नहीं, कार्बन 6 या कार्बन 8 के बीच में रहेगा तो पेट्रोल का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए पेट्रोल, देखिए काहे इसको हम लोग देखिए, पेट्रोलियम से 3 चीज एकदम आसानी से निकलता है। कौन कौन चीज निकलता है, तो आपको निकलेगा पेट्रोल, और क्या निकलेगा, किरोसिन, और क्या निकलेगा, डीजल। आप देखिएगा कि पेट्रोलवा जो है ना बहुत जल्दी उड़ता है।
इसको तुरंत गैस बन जाता है। क्या बन जाता है? गैस। देखें कि नहीं, आप डलाइएगा और एक आध दो बूंद अगर बाहर में गिर जाएगा तो तुरंत भर में गैस बन करके क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। हाथों पर पेट्रोल को ऐसे लीजिएगा तो कुछ देरी के बाद आपका उड़ जाएगा, वो उड़ जाता है कि नहीं, तुरंत भर में गैस बन जाता है। तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि देखिए, गैस बनने की प्रवृत्ति कार्बन 1 से कार्बन 4 में है। तो अगर इसी के नजदीक में अगर होगा तभी ना पेट्रोल तुरंत भर में गैस बन जाता है। तो इसका जो पावर होता है कार्बन का वह 6 से 8 होता है। वहीं अगर केरोसिन की बात कीजिएगा तो केरोसिन आप देखिएगा कि अगर गिर भी जाएगा तो जल्दी उड़ेगा नहीं, है कि नहीं, जल्दी नहीं उड़ेगा। यानी कि इसमें कार्बन की मात्रा द्रव वाला कार्बन की मात्रा थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा होता है? तो करीब करीब C11 से C15 के बीच में जो होता है, C11 से C15 के बीच में जो होता है वह क्या होता है? केरोसिन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। और डीजल तो खैर उड़बे नहीं करेगा। डीजल देखते हैं भर लेगा पथी में, क्या चीज में? डीजल को आप देखिएगा गैलन में डाल लेगा और बाहर प्रदर्शनी में रखेगा कि मेरे यहाँ भी डीजल बिकता है कि नहीं। या देखिएगा आपको क्या है, छोटा छोटा बोतल में डाल लेगा और टांगले रहेगा, वो जल्दी उड़बे नहीं करता है। यानी कि जल्दी नहीं उड़ता है, यानी कि द्रव का गुण उसमें बहुत हुमच करके है। तो इसका कार्बन का परमाणु और ज्यादा होगा, है ना कि नहीं। तो इसका कार्बन का परमाणु करीब करीब C15 से C18 तक होता है। यानी कि ठोस के नजदीक होता है। कहाँ होता है? ठोस के नजदीक। इसीलिए यह जल्दी उड़ता नहीं है। आई चूंकि गैस के नजदीक होता है इसका कार्बन, चूंकि C1 से C4 तक गैस है, प्योर गैस है, और यहां से द्रव बनना शुरू हो जाता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ का जिसका C5 रहेगा वो द्रव होगा लेकिन तुरंत भर में उड़ने वाला होगा। तो इसीलिए पेट्रोल का कार्बन कितना होता है? 6 से 8। केरोसिन कम उड़ता है इसलिए C से 11। आई उड़बे नहीं करता इसलिए C15 से C18। आ गया समझ में? इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। अब जरा सा देख लीजिए सीएनजी के बारे में। सीएनजी को हम लोग फुल फॉर्म में क्या कहते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या करते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसमें आप बताइए क्या होता है? इसमें सबसे ज्यादा क्या रहता है? तो इसमें सबसे ज्यादा मीथेन होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है? मीथेन। अब मीथेन क्या है? गैस है। मीथेन क्या है? गैस है। लगभग 80% मीथेन इसमें होता है। कितना प्रतिशत? 80% आपको मीथेन मिलेगा, और बाकी सब जो है 20% में अन्य चीज होंगे उसमें। तो सीएनजी में क्या होता है? सीएनजी तो प्योर गैस है कि नहीं। और कैसा गैस है? तो कंप्रेस्ड किया हुआ गैस है कि नहीं। कंप्रेस्ड गैस है, इसलिए कंप्रेस्ड नेचुरल का मतलब होता है कि प्राकृतिक गैस है ना। कैसा गैस है? प्राकृतिक गैस है। तो 80% इसमें मीथेन होता है, जिसको जला करके हम लोग क्या करते हैं? मीथेन गैस निकालते हैं। और मीथेन गैस है ना, उससे हम लोग बाइक वगैरह भी चलाते हैं और गाड़ी वगैरह भी हम लोग चलाते हैं। अब सीएनजी से चलने वाला बाइक भी आ गया है, पता है ना। तो सारा चीज अब चलता है। तो ये मीथेन हो गया था। यहां तक की बात आप लोग समझ लिए। अब देख लीजिए एल्केन। अब एल्केन के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए कि है क्या चीज। तो एल्केन क्या है भाई? सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये कैसा यौगिक है? तो देखिए, जिसका बॉन्ड सिंगल हो। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है? न इसको किसी से लेना है न देना है, अपना अस्थायित्व तो ये पूरा किए हुए रहता है। इसमें सिंगल बॉन्ड का मतलब ही है कि जैसे CH4 है, तो कार्बन का अपना जो है हाइड्रोजन के साथ इस तरह से लिपटा हुआ रहता है कि इसको दूसरे से सहायता लेने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, तो इसका सब हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। और कार्बन का भी देखिए कि एक बॉन्ड बराबर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन इसका पूरा हो गया। तो इसको किसी से लेना देना है? तो जब किसी को किसी से लेना देना नहीं है तो वह परिपूर्ण है। जैसे आप ही को अगर किसी से कोई पैंचा तैंचा लेने की जरूरत नहीं पड़े तो इसका मतलब क्या है? कि भैया आप परिपूर्ण हो गए हैं, है कि नहीं है। आपको जल्दी से रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, हहुआने की जरूरत नहीं है ना। पूरा एकदम हहुआता के है। हहुआने का मतलब कि ये चीज हमरो ही हो जाए। कौन ऐसा सोचता है जिसके यहाँ नहीं होता है? और जिसके यहाँ पूरा भरपूर मात्रा में हर चीज हो तो वह किसी को देख करके उसको इच्छा जगेगा कि हम उसके यहाँ का चीज ले लेते? नहीं होगा। तो वही ठीक है एल्केन ग्रुप का। एल्केन ग्रुप अपने आप में बहुत परिपूर्ण है, इसीलिए इसको किसी से ज्यादा हमको है ना दाएं बाएं करने की जरूरत नहीं है, किसी से चक्कर पकड़ करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए यह कैसा यौगिक होता है? तो आपको याद रखेगा कि एल्केन ग्रुप के जितने भी यौगिक होते हैं वह अस्थाई यौगिक होते हैं। अब अस्थाई यौगिक क्यों होते हैं ये आपको हम पढ़ा दिए, क्योंकि इसको किसी से लेना देना बहुत ज्यादा नहीं है।
सबसे अत्यधिक क्रियाशील कौन है? तो जिसका ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं? वही ना हवाल रहता है कि एकदम खखन करके हमको ले लेना है सबसे, है कि नहीं? डबल बॉन्ड उससे कम क्रियाशील है, ये एकदम में क्रियाशील नहीं, इसलिए यह क्या है? अस्थाई यौगिक है। और अस्थाई यौगिक कहे तो यह अक्रिय है, सक्रिय नहीं है। यह क्या है? अक्रिय है। अक्रिय का मतलब कि इसको किसी से जब लेना ही देना ही नहीं है तो अक्रिय है कि नहीं? जैसे मान के चलिए कि अगर आपके यहाँ सब चीज की मात्रा भरपूर होगी, है ना, तो आप कहते हैं ना कि हमारा गोतिहारो कर रहे या ना करे से हमारा कोई फर्क न पड़ता है कि नहीं? हमरा ऐसे ही दुनिया के आदमी है, हम जो है ना शादी विवाह करेंगे तो हम ऐसे ही 1000-2000 के जुटा लेंगे, तोरा ही जाने की जरूरत हमरा नहीं है। काहे वो बोलता है? इसलिए कि वह परिपूर्ण है, और जब परिपूर्णता की स्थिति होती है तो उसको हम लोग कहते हैं अक्रिय। क्या कहते हैं? अक्रिय। भैया ज्यादा गोतिहारो क्या करता है? उसको लगता है कि अगर हम न जाएंगे तो हमरो ही नहीं आएगा, तो वो खूब जा जाके गोतिहारो करता है, यानी कि सक्रिय रहता है इस सब चीज में। तो जिसके पास डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब है कि उसमें कमी है तब ना डबल बॉन्ड बना। ट्रिपल बॉन्ड कब आया? जब उसको ज्यादा जरूरत था तब ना ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, समझे कि नहीं? लेकिन इसका सिंगल बॉन्ड का है तो परिपूर्ण। तो इसलिए यह कैसा यौगिक है? एल्केन के बारे में लिखने होगा तो कैसा लिखेगा? यह एक अस्थाई यौगिक है, और अस्थाई जो भी होगा इसका मतलब है कि वह अक्रिय भी होगा। समझ में आ गई बात? यहां तक समझ में आ गया बात? अब जरा सा मीथेन को देख लीजिए। अगर मीथेन को हम जलाएंगे, मीथेन को क्या करेंगे? जलाएंगे। तो मीथेन को अगर आप जलाइएगा तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। साथ ही क्या निकल जाएगा? उष्मा। और साथ ही क्या निकलेगा? प्रकाश। उष्मा और प्रकाश साथ ही निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। मीथेन गैस को अगर हम लोग जलाते हैं तो क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है बात? और क्या है? अगर मीथेन के साथ अगर एथेन को भी देखिएगा, तो अगर एल्केन ग्रुप को जैसे ही आप ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कराइएगा, यानी कि जलाइएगा, तो चाहे जिस तरह का भी एल्केन होगा, सब कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति करेगा। आप पेट्रोल जलाते हैं तो नहीं जलता है जी, उष्मा नहीं निकलता है। उष्मा का मतलब आग नहीं निकलता है। अब आग निकलता है तो आग का मतलब क्या है? कि प्रकाश निकला। डीजलवा के जलाते तो नहीं निकलता है, केरोसिनवा के जलाते तो नहीं निकलता है। तो जिसको भी जलाइएगा, एल्केन किसी भी ग्रुप को जलाइएगा, तो आपको क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, उष्मा निकलेगा और प्रकाश। उष्मा का मतलब कि गर्मी महसूस जिससे हो, उष्मा का मतलब किस क्या चीज? जो गर्म महसूस हो, तो वो निकलेगा ही निकलेगा। समझ में आया बात? अब एक टॉपिक है जिसका नाम है जीवाश्म ईंधन। क्या नाम है इसका? जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? ध्यान से समझिए। देखिए, वैसा ईंधन जो जीवों के द्वारा, जीवों से बना हो, जीवों के अंश से बना हो, जो ईंधन, ईंधन का मतलब जिसको जलाने पर उष्मा और प्रकाश निकले। अरे ईंधन का मतलब क्या है? ईंधन का मतलब आप लोग कहते हैं ना कि भैया हमको खाना बनाने के लिए ईंधन की जरूरत है, तो आप एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हैं, है ना, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कोयला का इस्तेमाल करते हैं। तो कोयला क्या है? ईंधन है। एक लकड़ी क्या है? ईंधन है। कैसा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। कैसे जीवाश्म ईंधन है? तो भैया इसका निर्माण कैसे हुआ है? जीवों से हुआ है। कैसे हुआ है? जीवों से। ऐसा तो कोयला जीव से बना है, तब बिल्कुल जीव से बना है। आप जान लीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। हम इसको डायरेक्ट लिख भी देते हैं कि वैसा ईंधन जो जीव के अंश से बना हो, अंश से बना हो, उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ईंधन कहते हैं। समझ में आ जाना चाहिए। जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन दो तरह का होता है, एक है कोयला और एक है पेट्रोलियम। एक क्या है? पेट्रोलियम। इसमें जीव का अंश होता है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है? जीव का अंश होता है। कैसे से आपको बताते हैं। कहा जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लाखों वर्ष पहले, है ना, पृथ्वी पर भूकंप आया होगा, और भूकंप की वजह से पृथ्वी पर के पेड़ पौधे, जीव जंतु मर गए होंगे, और मरने के बाद वह पृथ्वी के अंदर समा गए होंगे। और पृथ्वी में अंदर समा, जैसे भूकंप आता है या ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है? अंदर की चीज बाहर, और बाहर की चीज कहाँ चला जाता है? अंदर। यही ना होता है। तो उसमें ऐसा मैंने बताया गया है कि लाखों बरस पहले जब भूकंप आया होगा, तो उस भूकंप या ज्वालामुखी की फटने की वजह से जीव जंतु, पेड़ पौधा सभी जमीन के अंदर चले गए होंगे, और जमीन के जैसे ही अंदर गए होंगे तो उनका ऑक्सीजन से धीरे धीरे करके संपर्क टूट गया होगा,
और कई एक लाख वर्षों के तपस्या के बाद मैंने है ना इंतजार के बाद जब ऑक्सीजन से उनका संपर्क टूट गया तो वह कोयले में और पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए, कोयले और पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। समझ गए, इसका इतिहास है। अब देख लीजिए, अब इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, कोयला और पेट्रोलियम को और बढ़िया से समझ लीजिए। जो भी जीवों का बड़ा टुकड़ा होगा, जो जीवों का बड़ा टुकड़ा होगा, उससे किसका निर्माण हुआ? कोयला का। बड़ा टुकड़ा से किसका निर्माण हुआ? कोयला का। और छोटा टुकड़ा से पेट्रोलियम का। जो छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे घास, छोटे छोटे झाड़ियां जब भूकंप की वजह से ये हो गए होंगे तो उससे क्या हो गया? पेट्रोलियम का। और बड़े टुकड़े से क्या हो गया? कोयले का निर्माण हुआ। अब ध्यान से इस बात को समझिए। आप जानते होंगे कि पेट्रोलियम ज्यादातर समुद्र वाले जगहों में मिलता है, जहां समुद्र का इलाका होता है या समुद्र ही इलाके में पेट्रोलियम का निर्माण होता है। कैसे? तो अब देखिए, समुद्र में पाए जाने वाले तो सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, छोटे छोटे घास पात होते हैं वहां पे। उनका क्या होता है? वो तो लाखों करोड़ों की संख्या में प्रतिदिन मर रहे हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में क्या हो रहे हैं? प्रतिदिन मर रहे हैं। प्रतिदिन जब मर रहे हैं तो वो सड़ गल करके ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आने से उनका स्वरूप कैसा बनते जा रहा होगा? तो वह पेट्रोल का निर्माण, पेट्रोलियम का निर्माण कर रहे होंगे। और उसी पेट्रोलियम में चूंकि वह जीवों से तैयार हुआ है, तो चूंकि यह समुद्र में चूंकि संख्या उनकी ज्यादा है मरने की, है ना, उनको बनने की संख्या ज्यादा है, सड़ने की संख्या ज्यादा है, तो इसलिए आप देखिएगा कि पेट्रोलियम जितना भी होगा वह समुद्र में ही आपको मिलेगा, जल्दी आपको जमीन पर नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं? ऐसे जमीन की खुदाई से मिलते हैं, तो उसके लिए तो हम बता ही दिए हैं कि क्यों मिलते हैं, से कैसे मिलते हैं। लेकिन आपको पेट्रोलियम पदार्थ ज्यादा कहाँ मिलेंगे? तो आपको पेट्रोलियम पदार्थ ज्यादातर समुद्र में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? समुद्र में मिलेंगे। कोयला समुद्र में इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि बड़े बड़े जीव है ना मरते हैं जमीन पर, सड़ते हैं, गलते हैं और वह धीरे धीरे कोयला में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसलिए आपको कोयला देखिएगा जमीन खान करके निकाला जाता है और पेट्रोलियम देखिएगा समुद्र में ही निकाला जाता है। समझ में आ गई बात? तो यहां तक का मैटर समझ गए? कहीं से कोई दिक्कत? अब आगे देख लीजिए, एक और आपको हम बता रहे हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा, है ना। अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है हैलोजनीकरण। क्या नाम है? हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण आपको याद होगा कि हैलाइड ग्रुप हम बताए थे। हैलोजनीकरण में हैलाइड ग्रुप में, तो हैलाइड ग्रुप में आपको 5 चीज का नाम बताए थे। क्या क्या नाम बताए थे? तो आपको हम बताए थे फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और एगो एंस्टीन के बारे में बताए थे कि नहीं बताए थे? तो हैलोजनीकरण में इन्हीं का उपयोग करना है। तो हैलोजनीकरण इसी का दूसरा तरह से हम कह सकते हैं प्रतिस्थापन और अभिक्रिया। तो आपको याद होना चाहिए, जब लेसन 1 पढ़ा रहे थे रासायनिक अभिक्रिया, है ना, एवं समीकरण, तो उसमें आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझाए थे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि हम वहां पर स्थापित हो गए, हम वहां पर क्या हो गए? स्थापित, या कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को हटा दिया और वही पर अपना स्थान बना लिया, तो इसी को हम लोग प्रतिस्थापन कहते हैं। दूसरे तत्व को हटा करके खुद का जगह बना लेना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन कहलाता है ना। स्थापन का मतलब क्या? जो पहले से है उसको हटाइए और वहां पर हम कब्जा करेंगे, तो इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन, और इसी को हम लोग कहते हैं हैलोजनीकरण। बहुत आसान है, समझने की जरूरत होता है। तो प्रतिस्थापन या हैलोजनीकरण कब होगा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होगा। याद रखिएगा, किसकी उपस्थिति में होगा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उदाहरण सहित हमको बताइए कि हैलोजनीकरण अभिक्रिया क्या है। समझ में आ गई बात? उदाहरण सहित बताइए कि हैलोजनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो आपको समझाते बढ़िया से, तो समझिए बढ़िया से। देखिए अब कब होगा ये रिएक्शन? कब होगा जल्दी बताइए? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, जब विसरित सूर्य के प्रकाश है ना की उपस्थिति में, जब मेथेन क्लोरीन से, मेथेन माने एल्केन ग्रुप, क्लोरीन के मतलब क्या हो गया? हैलाइड ग्रुप, है कि नहीं? अभिक्रिया जैसे ही करेगा, बारी बारी से अभिक्रिया करता है,
तो मेथेन से बारी बारी हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होते जाते हैं। जो मेथेन में चारों तरफ से हाइड्रोजन है ना, वो एक एक करके क्या होते जाएंगे, हटते जाएंगे, और वहां पर एक एक करके क्या आते जाएगा, क्लोरीन आते जाएगा। समझे कि नहीं? और क्लोरीन ऐसा समय आएगा कि जब कार्बन के चारों तरफ से हाइड्रोजन हट जाएगा और कार्बन के चारों तरफ क्या बैठ जाएगा, क्लोरीन बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा? क्लोरीन। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजनीकरण या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ध्यान से समझिए, पहले इसकी परिभाषा लिख देते हैं कि जब विसरित के मतलब सूर्य प्रकाश निकलना चाहिए, एकदम सूर्य बाहर निकल जाए और उससे प्रकाश बाहर छितराने लगे। तो जब विसरित सूर्य के प्रकाश, सीधा बैठिए, जब विसरित सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में है ना, उपस्थिति में जब मेथेन क्या, जब एल्केन लिख देते हैं, अब एल्केन में हम ले लेते हैं किसको, मेथेन को। एल्केन में किसको ले लेते हैं, मेथेन को। मेथेन किसके साथ, का हैलाइड बोले तो क्लोरीन, अरे फ्लोराइड क्लोराइड सब है ना, क्लोरीन है कि नहीं, से बारी बारी अभिक्रिया करता है, से बारी बारी, एकाएक नहीं, बारी बारी अभिक्रिया करता है, बारी बारी अभिक्रिया करता है। तो मेथेन क्या करता है, तो मेथेन से बारी बारी हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो मेथेन से कैसे बारी बारी, है ना, बारी बारी क्या होता है, हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाता है। हाइड्रोजन क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, विस्थापित हो जाता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजनीकरण या प्रतिस्थापन, हैलोजनीकरण या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। आ गया समझ में? अब नहीं भी आया है तो अब समझ में आ जाएगा जब हम एग्जाम्पल से समझा देंगे। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से, पहले अभिक्रिया हम करा रहे हैं। तो मेथेन लेंगे, तो मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। क्या होता है, CH4। कार्बन एक है और चारों तरफ हाइड्रोजन है, चारों तरफ क्या है, हाइड्रोजन। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, क्लोरीन से। क्लोरीन से किसकी उपस्थिति में कराएंगे, सूर्य का प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में। समझ में आया बात? सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करा देते हैं। अब होता क्या है कि यहां से हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हटेगा। तो कै गो हाइड्रोजन है इसमें, 1 2 3 4, क्लोरीन यहाँ है। जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्लोरीन यहाँ 2 गो है, तो एगो क्लोरीनवा निकलेगा और यहाँ पे आ जाएगा। समझे कि नहीं? यहाँ वाला हाइड्रोजनवा हट करके एगो क्लोरीनवा से मिल जाएगा। आया समझ में? अब देखिए क्या होगा, जब ऐसा बनेगा तो अब देखिए कार्बन यहाँ ए चीज से ऐसे ऐसे हो गया और यहाँ का हाइड्रोजन क्या हो गया, हट गया, और यहाँ कौन बैठ गया, एगो क्लोरीन बैठ गया। अब ये हाइड्रोजनवा कहाँ गया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, इसमें भी तो क्लोरीन 2 गो था, तो एक ही को नहीं यहाँ बैठा हुआ है, तो एगो क्लोरीनवा इसके साथ मिल करके क्या बना देगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बना देगा। समझ में आ गई बात? तो इसी को कहते हैं विस्थापन। कब तक करना है, जब तक कि सभी हाइड्रोजन न हट जाए, सभी हाइड्रोजन क्या हो जाए, न हट जाए, और वहां पर सभी के सभी क्लोरीन न बैठ जाए। तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या नाम हो गया। तो अब आपको पढ़ाए हैं ना कि जब हैलाइड ग्रुप लगेगा तो हैलाइड वाला नाम पहले आ जाएगा। तो Cl है तो Cl क्लोरीन है तो हैलाइड है, तो इसका नाम पहले लेके आइए, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लोरोमेथेन।
इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोमेथेन। ये तो IUPAC नाम हो गया। अब इसको जरा सा साधारण नाम कैसे होगा इसको समझिए। तो साधारण नाम को भी समझ लीजिए। तो साधारण नाम में हमने आपको क्या बताया है? तो साधारण नाम में बताए हैं कि जो अब चूंकि क्लोरो नाम अब नहीं रहेगा, ये तो IUPAC नाम में आ गया, ये सीधे लिखेंगे Cl से होता है क्लोराइड। ई हो गया आपका क्या चीज? कार्बन अगर एक है तो ब्रांच बन जाएगा, कार्बन एक है तो मेथ, कार्बन एक है तो क्या बन जाएगा? मेथ। तो जब ब्रांच रहता है तो उसमें कौन सा ग्रुप लगता है? इल, तो उसको कहेंगे मेथिल। क्या कहेंगे? मेथिल। और Cl से होता है क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। तो ये हो गया इसका साधारण नाम हो गया। समझ में आया बात है? अब आगे समझ में। अब इसको फिर उठाइए, अब इसको क्या कीजिए? उठाइए। तो ये क्या दूसरा नंबर में इसको लिखिए। इसका नाम हो गया CClHHH और फिर Cl2 से अभिक्रिया कराएंगे, फिर Cl2 से अभिक्रिया कराएंगे। समझ में आ रही है बात है? सूर्य के प्रकाश में देख रहे हैं ना। तो जब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो अब क्या होगा? यहां से एगो क्लोरीनवा हटेगा और सीधे यहां बैठ जाएगा, और EHY यहां से हटेगा तो इसके साथ जुट जाएगा। तो अबरी में यहां पे क्या हो जाएगा? देखिए HCClH। अब यहां से ई हटना है, ई क्लोरीनवा यहां आ जाएगा, तो ई क्लोरीनवा यहां लेके आइए। अब प्लस ई हाइड्रोजनवा कहां आ गया? तो यहां आ गया, और इसमें से एगो Clवा बचेगा से यहां आ जाएगा। आ गया समझ में? अब क्लोरीन एक से कितना जगह पर आ गया? 2 जगह पर। कितना जगह पर आ गया? 2 जगह पर। अब इसका नाम बताइए। तो अब इसका नाम कैसे बताइएगा? तो ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? क्लोरीन कै गो हो गया? 2 गो, तो डाइक्लोरो। क्या इसका नाम हो जाएगा? डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। अब यहाँ कार्बन कै गो है? 1, तो एक कार्बन क्या बनाता है? मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो N, इसको कहेंगे डाइक्लोरोमेथेन। इसको क्या कहेंगे? डाइक्लोरोमेथेन। आ गया समझ में? अब इसका नाम समझ लीजिए। साधारण नाम में क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेथिल, क्या हो जाएगा? मेथिल डाइक्लोराइड, मेथिल डाइक्लोराइड। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, मेथिल डाइक्लोराइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मेथिलीन क्लोराइड। क्या बोलते हैं? मेथिलीन क्लोराइड। ये भी याद रखिएगा, मेथिलीन क्लोराइड। आया समझ में? इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? मेथिलीन क्लोराइड। यहां तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए अब जरा सा इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और ऊपर कर देते हैं, ताकि मेरा सभी अट जाए इसी में। अब ध्यान से समझिएगा। अब तीसरा नंबर ले लीजिए। तो तीसरा नंबर में तो अब यहां पे ऐसे आ गया संरचना, इसका ऐसे आ गया कि नहीं आ गया? फिर क्लोराइड से इसकी अभिक्रिया कराएंगे, वही सूर्य प्रकाश में, वही सूर्य प्रकाश में। अब देखिए, अब यहां से क्लोरीन क्या होगा? तो अब यहां से क्लोरीन जो है से यहां पे स्थापित हो जाएगा। समझ में आ रही है बात ना? अब क्लोरीन यहां पे स्थापित हो जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है से यहाँ पे चला जाएगा, इसके साथ जुट जाएगा। जुटेगा कि नहीं जुटेगा? तब जुटेगा तो क्या बन जाएगा? तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रखेगा, अब यहाँ पे क्लोरीन रहेगा। अब यहाँ कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, और यहाँ पर अब एक हाइड्रोजन बच गया। ई वाला हाइड्रोजन वहां हट गया, एक में एगो Cl बना दिया। क्या चीज? HCl। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पर देखिए, क्लोराइड की मात्रा कितना हो गया? 3। तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइक्लोरोमेथेन। इसको क्या बोलेंगे? ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन। अरे भैया समझे कि नहीं? 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, और 4 है तो टेट्रा, है कि नहीं? तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइक्लोरोमेथेन। और इसका एक प्रचलित नाम है साधारण नाम में, जिसको आप लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोफॉर्म। इसका एक और नाम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इसी को बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म किस लिए प्रसिद्ध है? तो बेहोशी करने के लिए।
क्या चीज करने के लिए? बेहोशी। बेहोशी करने के लिए। पहले जब आदमी बेहोश करता था ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर, तो किसका इस्तेमाल करता था? क्लोरोफॉर्म का। तो हम लोग कहते थे ना कि बेहोशी वाला डॉक्टर आयल है ना, स्पेशल वो खाली बेहोशी करवे करता है। तो क्या चीज करता था? या आप लोग देखिएगा सिनेमा उनेमा में कि रुमाल रहता है, रुमाल में क्लोरोफॉर्म छीट देता है, नाक में सुखाया, गिर गया, लेके किडनैप कर लिया उसको। तो इसको क्या बोलते थे? क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं उसको? क्लोरोफॉर्म। तो यहां तक तो आ गया। अब देख लीजिए चौथा। अब इसको यहां से ले आइए यहां, यानी कि Cl Cl यहाँ पे हो गया Cl, यहाँ पर H। अब इसका फिर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश में। इसमें सूर्य प्रकाश में। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये क्लोरीन यहाँ पे प्रतिस्थापित हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा इसके साथ। तो अब देख लीजिए, तो चारों तरफ से क्लोरीन आ गया कि नहीं आ गया? चारों तरफ हाइड्रोजन था पहले से, चारों तरफ हाइड्रोजन था। इस सब हाइड्रोजन को हटा करके कौन आ गया? क्लोरीन। तो जब किसी जगह से पहले से मौजूद तत्व को हटा करके वहां पर कोई दूसरा तत्व बैठ जाएगा, इसी को तो प्रतिस्थापन कहते हैं। और चूंकि हैलोजनीकरण इसलिए कहे कि यहाँ पे या तो क्लोराइड होगा, फ्लोराइड होगा, ब्रोमाइड होगा या आयोडाइड ही होगा, यही ना होगा। इसलिए इसको हम लोग क्या कहे? हैलोजनीकरण कहे। समझ में आ गई बात? बोलबे नहीं करता है, तो इसको हैलोजनीकरण इसलिए कहे हैं। समझ में आ गई? अब इसका नाम बताइए। तो इसका नाम हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। सबका नाम इसलिए लिख दिए कि लिखना पड़ेगा आपको। आई परीक्षा में जब आएगा लिखने के लिए, तो एक पूरी बात ऐसे ही लिखना होगा आपको। लिखिएगा तभी पूरा नंबर आता है परीक्षा में, भी बात बताते हैं, परीक्षा में आता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी का दूसरा नाम है पायरीन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पायरीन। तो दोनों नाम याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म भी और पायरीन भी। यहां तक समझ में आ गया बात? तो ये जो पढ़ रहे थे, इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजनीकरण या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे जैसे ही चलेंगे तो अगला ई तो पढ़ लिए थे हम लोग हैलोजनीकरण। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं हाइड्रोजनीकरण। अब क्या पढ़ा रहे हैं? हाइड्रोजनीकरण। अब आप लोग देख लीजिए हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, अब इसके बारे में समझिए। देखिए हाइड्रोजनीकरण के बारे में समझ लीजिए। तो निश्चित है कि हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन की चर्चा होगी। हैलोजनीकरण में जैसे हैलाइड की चर्चा हुई, तो उसी प्रकार से आपको हाइड्रोजनीकरण में किसकी चर्चा होगी? हाइड्रोजन की चर्चा होगी। समझे कि नहीं? तो जब हाइड्रोजन जो होता है निकेल या प्लेटिनियम की उपस्थिति में, इसका निकेल या प्लेटिनियम की उपस्थिति में, निकेल या प्लेटिनियम क्या करेगा? उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। उत्प्रेरक बोले तो जैसे आप लोग मान के चलिए कि घर में अंड भंड काम करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपके पापा के आने वाला होता है तो उनको दिखाने के लिए ऑटोमेटिक बिना उनके कुछ बोले हुए पढ़ने के लिए जो बढ़ जाते हैं, तो पापा आपके उत्प्रेरक हो गए। और जैसे ही निकल जाते हैं वैसे ही जो है मोबाइल आपका चालू। इसका मतलब है कि उनका बेचारा आए तो कुछ बोले नहीं, या जा रहे तो कुछ बोले नहीं, लेकिन बिना उनके खाली सिर्फ रहने की वजह से आप पढ़ रहे हैं, तो पापा आपके क्या हो गए? उत्प्रेरक। क्या हो गए? उत्प्रेरक। तो निकेल या प्लेटिनियम यही उत्प्रेरक है। समझे कि नहीं? इसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन क्या करता है? एल्कीन या एल्काइन से अभिक्रिया करेगा। एल्कीन या एल्काइन से अभिक्रिया करता है। तो उसी चीज को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण। और इसमें होता क्या है सो समझ लीजिए। जैसे देखिए एल्केन के पास सिंगल बॉन्ड है, एल्कीन के पास क्या है? डबल बॉन्ड है, और एल्काइन के पास क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब ट्रिपल बॉन्ड में रहे कोई, सीधा बैठो ना जी, क्या बेवकूफ जैसे करते रहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में पहले से कोई बने हो, एल्काइन ग्रुप में हो, और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने के बाद वह बदल जाए डबल बॉन्ड में, फिर जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएं तो ये बदल जाए किसमें? सिंगल बॉन्ड में। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण। आ गया समझ में?
यानी कि ट्रिपल बॉन्ड में था पहले, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, लेकिन हाइड्रोजन से जब अभिक्रिया कराए तो बन गया डबल बॉन्ड में, फिर हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराए तो बन गया सिंगल बॉन्ड में। यही अभिक्रिया क्या कहलाता है? हाइड्रोजनीकरण। समझ में आ गया बात? अब इसको उदाहरण से समझा देते हैं और कुछ इसकी परिभाषा टाइप का लिख देते हैं कि जब हाइड्रोजन किसकी उपस्थिति में, निकेल या प्लेटिनम की उपस्थिति में, ये दोनों क्या हो गया? उत्प्रेरक है। दोनों क्या है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में, है ना, उपस्थिति में है कि नहीं है, एल्कीन या एल्काइन से अभिक्रिया करता है। एल्कीन या एल्काइन से अभिक्रिया करता है, एल्काइन से अभिक्रिया करता है। हो गया? तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो उससे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। आ रहा है समझ में? इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या करते हैं कि हम C2H2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? C2H2 ले लेते हैं, एथिलीन गैस, एसिटिलीन गैस। क्या ले लेते हैं उसको? एसिटिलीन गैस। समझ में आ गई बात? तो अब देखिएगा C2H2 का मतलब क्या है? C2H2 यानी कि कार्बन कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, तो इसके पास तो 2 बॉन्ड और यहां दे देंगे 3 बॉन्ड, तो 3 दूनी 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया इसका। 3 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसमें देखिएगा कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड बना है? ट्रिपल बॉन्ड बना है। बना है कि नहीं बना है? इसकी अभिक्रिया हम करा दे रहे हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन बोले तो क्या हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बोले तो कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। अब क्या किसकी उपस्थिति में होगी? तो प्लेटिनम यहां पे रहेगा। कौन रहेगा? प्लेटिनम। याद रखिएगा जब कार्बन वाला चैन रहेगा तो उसमें उत्प्रेरक प्लेटिनम ही होगा, और जब पेड़ पौधा वाला जब प्रतिक्रिया होगा तो उसमें उत्प्रेरक का तौर पर रहेगा निकेल। समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा। तो ये जब इसके साथ अभिक्रिया कराया, तो अब ध्यान से समझिए कि जब ये अभिक्रिया हुई है, तो ये अभिक्रिया हुई है तो ये हाइड्रोजन तो अब इसमें जुट जाएगा। ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? इसमें जुट जाएगा। तो पहले था कार्बन कार्बन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। अब 2 हाइड्रोजन इसमें जुटेगा, तो एक हाइड्रोजन यहां कर दीजिए, एक हाइड्रोजन यहां कर दीजिए। अब देखिए कि इसमें सिंगल बॉन्ड होगा कि डबल बॉन्ड होगा कि ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन? 4। 4 अब घट रहा है, तो 4 घट रहा है तो डबल बॉन्ड कर दीजिए, तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो पहले था ट्रिपल बॉन्ड, अब हो गया क्या चीज? डबल बॉन्ड। आ गया समझ में? अब उठिए तो क्या कीजिए? ध्यान से समझिए। अब उठिए तो क्या कीजिए? चलिए ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब उठिए तो क्या कीजिए? फिर इसको हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा दीजिए। फिर इसको हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा दीजिएगा। कौन से उत्प्रेरक में? प्लेटिनम उत्प्रेरक में। समझ में आ गई बात? तो अब फिर 2 हाइड्रोजन इसमें जुटेगा, फिर 2 हाइड्रोजन इसमें जुटेगा। तो अब देखिए कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब ये 2 हाइड्रोजन जुटेगा तो एक हाइड्रोजन नीचे और एक हाइड्रोजन नीचे। अब देखिए तो 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। अब यहाँ पर अगर सिंगल बॉन्ड दे देंगे तो 8 8 को दोनों का हो गया कार्बन का। तब देखिए ट्रिपल बॉन्ड से शुरू किए तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से शुरू किए तो सिंगल बॉन्ड। ये जो अभिक्रिया होगी इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। कितने बच्चों को समझ में आ गया? पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल। आप देखते हैं ना कि वनस्पति तेल, वनस्पति तेल बोले तो बादाम का तेल, नारियल का तेल है कि नहीं, जिसका भी तेल निकलता होगा। तो जो भी वनस्पति तेल है, तो वनस्पति तेल किसके उत्प्रेरक में? तो निकेल के उत्प्रेरक में, है ना, निकेल के उत्प्रेरक में क्या बना दे? वनस्पति तेल न रह करके क्या बन जाए? अब वनस्पति घी बन जाए। क्या बन जाए? वनस्पति घी। तो यह अभिक्रिया भी कौन से अभिक्रिया कहलाएगी?
हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। समझ में आ गई बात? तो सबसे ज्यादा अभिक्रिया करने के लिए कौन अतुलायल है? तो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। उसके बाद कौन अतुलायल है? सिंगल बॉन्ड हो। आई अतुलायल है? नहीं, इसको तो जरूरत नहीं है कि किसी से अभिक्रिया करने की, तो संपूर्ण है ना। इसको तो किसी से न लेना है ना किसी से देना है कि नहीं? तो आपसे पूछेगा कि ट्रिपल बॉन्ड, तो लिख देंगे कि सबसे ज्यादा कूद फांद करता है, सबसे ज्यादा क्रियाशील अभिक्रियाशील है, सबसे ज्यादा क्रियाशील है ना। आई सिंगल बॉन्ड इससे कम है ना। ट्रिपल बॉन्ड से कम क्रियाशील। समझ में आई बात? कम क्रियाशील। और सिंगल बॉन्ड सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील। आ गया समझ में? तो इस बात को भी आप लोग नोट कीजिएगा, है कि नहीं? सबके बियाह हो गए, हम होते नहीं, क्या करूं हम? छत से वो छत कूद रहा है, ये सोच रहा है कि हमारा तो होबे करेगा, हमारा तो नाक मुंह कान भगवान बढ़िया देवे किए हैं। ये सोच रहा है कि हमारा क्या सोचना है, हमारा तो जैसी देखेगा तैसी पसंद हो जाएंगे। नौकरी है, चाकरी है, सब कुछ तो है कि नहीं है? तो ज्यादा खखवाल के है ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड और उसके बाद सिंगल बॉन्ड। समझे कि नहीं? यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एरोमेटिक यौगिक के बारे में। इसके बारे में एरोमेटिक यौगिक, अगला टॉपिक देख लेते हैं एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक क्या है देख लीजिए। एरोमेटिक यौगिक देख लीजिए। एरोमेटिक यौगिक, अभी तक जितना कार्बन पढ़ रहे थे सब खुला खुला था, सब कोई लंबा था कोई टेढ़ा, और सब में हाइड्रोजन खुला खुला था। समझे कि नहीं? एरोमेटिक यौगिक में ऐसा नहीं होगा। जब कार्बन इस तरह से होगा, जब माने गोलाई में होगा, जैसे इस तरह से होगा, देख रहा है ना, बंधा हुआ रहेगा। जब गोलाई में होगा तो उसको कहेंगे क्या चीज? एरोमेटिक यौगिक। क्या कहेंगे? एरोमेटिक यौगिक। आगे समझ में? तो एरोमेटिक यौगिक में आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज है बेंजीन के बारे में पढ़ने के लिए। किसके बारे में? बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो अब ध्यान से समझिए, कार्बन अगर 6 गो ऐसे दे देते हैं, 2 2 4 2 6, और हाइड्रोजन भी 6 गो ऐसे लगा देते हैं, तो किसी का जो है से पूरा हुआ, किसी का कार्बन का अष्टक पूरा हुआ, हाइड्रोजन का तो हो गया 2 पूरा, लेकिन किसी भी कार्बन का अष्टक पूरा हो रहा है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन के लिए खखन रहा है कि नहीं? तो ये प्रक्रिया नहीं मने बन पा रही थी। तब इसके लिए क्या हो गया? एरोमेटिक यौगिक। इसको हम लोग इसलिए बोले कि अब ये क्या किया कि फैल करके नहीं रहा, बोला कि हम लोग गोलाई में हो जाइए। किसमें हो जाइए? गोलाई, रिंग का निर्माण कीजिए। क्या चीज का निर्माण कीजिए? रिंग का। तब कार्बन ऐसे व्यवस्थित हो गया। कार्बन कैसे व्यवस्थित हो गया? इस तरह से गोलाई में व्यवस्थित हो गया। और सभी कार्बन के बीच में क्या, मैंने सभी में क्या जोड़ दीजिए? हाइड्रोजन को इस तरह से जोड़ दीजिए। तो क्या सबका सर इसमें पूरा हो गया? नहीं। अब एक और चीज समझ लीजिए। तब क्या किए कि एक यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दीजिए। इस सिंगल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, इस सिंगल बॉन्ड तो ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। एक छोड़ करके आप लोग डबल बॉन्ड लगा दीजिएगा। तो अब देखिए, तो यहाँ पे 4 2 6, 4 2 6 और 2 8 पूरा हो गया। 4 2 6 2 8 पूरा हो गया। 4 2 6 2 8 पूरा हो गया। अब सबका पूरा हो रहा है कि नहीं पूरा हो रहा है? तो इसी को कहते हैं क्या चीज? एरोमेटिक यौगिक। तो जब भी बेंजीन का सूत्र लिखना होगा तो आपको ऐसे लिखना होगा। तो सर इतना लंबा चौड़ा लिखने में तो हाथ दर्द करेगा, तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लीजिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे भी लिख दे सकते हैं। हो गया, ये भी क्या हो गया? बेंजीन का ही संकेत हो गया। अगर इतना नहीं लिखने का मन है तो भैया शेप ऐसे बना करके खाली इसे गोले कर दीजिए, तो ये भी बेंजीने हो गया। समझे कि नहीं है? अब आपको जैसे लिखना होगा तो बेंजीन आपको ऐसे ही लिख देना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? बात आ गया? बोल भी नहीं करता है जी। ये हो गया आपका एरोमेटिक यौगिक। जो भी गोलाई में कार्बन और हाइड्रोजन आएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरोमेटिक यौगिक। और इसमें आपको क्या पढ़ना है? बेंजीन के बारे में कस के पढ़ना था, इसलिए हम लोग बेंजीन के बारे में आपको पढ़ा दिया। अगर
इस बेंजीन की अभिक्रिया कोई दिक्कत है? किससे करा दें? NO2 से। किससे करा दें? NO2 से। तो अब देखिए चारों ओर तो हाइड्रोजन है, चारों ओर क्या है? हाइड्रोजन बैठा हुआ। तो ये हाइड्रोजन हट जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? यहां से हट जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा? तो आपको इसके साथ NO2 लग जाएगा। क्या लग जाएगा? NO2। एक जगह क्या आ जाएगा? NO2। तो NO2 आ जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे नाइट्रोबेंजेन। इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोबेंजेन। अगर इसी में अगर क्लोरीन लग जाए तो उसको बोलेंगे क्लोरोबेंजेन। फ्लोरीन लग जाए तब फ्लोरोबेंजेन, ब्रोमीन लग जाए ब्रोमोबेंजेन, आयोडीन लग जाए आयोडोबेंजेन। आ रहा समझ में? तो याद रखिएगा, जैसे मान के चलिए कि अब यहां क्लोरीन से भी क्रिया करा दी है, तो ये क्लोरीन वायु जाकर के यहां सट जाएगा, कहीं जाकर के कहीं भी जाकर सट जाएगा। समझ में? अब यही हम सटा दिए तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजेन। क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजेन। अगर यहां पे, जिसे ध्यान समझिए, समझ में आ रही है बात सबको? अगर यहां पे ले, यहां पे ऐसे ऐसे कर करके यहां पे क्या लग जाए? फ्लोराइड लग जाए या ब्रोमाइड ही लग जाए तो क्या इसको बोलेंगे? ब्रोमोबेंजेन। आ रहा है समझ में ना? ब्रोमोबेंजेन। तो आप लोग निर्माण कर लीजिएगा। कहीं से कोई दिक्कत है तो बोलिए हमको। तो ये आपका हो गया, समझे कि नहीं? अब आप हमसे सीखिए कि शराब कैसे बनाया जाता है। शराब बनाने के लिए सिखा देंगे, घर पे बना लीजिएगा, मार लीजिएगा 2-4 पौआ, है ना भैया? हमको पढ़ाना है तो हम पढ़ा रहे हैं, समझे कि नहीं? आपका इसका प्रयोग मत कीजिएगा, नहीं तो फिर पुलिस धर लेगी तो हमको दोष नहीं दीजिएगा, समझे कि नहीं? अब व्यापारिक विधि द्वारा व्यापारिक विधि द्वारा, है ना, व्यापारिक विधि द्वारा हम लोग एथेनॉल, क्या चीज? एथेनॉल। एथेनॉल बोले तो एथ यानी कि 2 कार्बन, एथ बोले तो कितना कार्बन? 2 कार्बन, H5OH, यही ना एथेनॉल का फॉर्मूला हो जाएगा। बनाने की विधि, एथेनॉल ही पीने वाला शराब होता है। पीने वाला शराब को हम लोग क्या बोलते हैं? एथेनॉल। जो आप शराब पीते हैं, है ना, आप लोग पीते हैं ना? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एथेनॉल। समझे कि नहीं? तो ध्यान से समझ लीजिए कैसे बनता है शराब, इसके बारे में हम आपको सिखा रहे हैं, सीख जाइए, है कि नहीं? भैया तुमको पढ़ाना है, इसका गलत इस्तेमाल करना है तो भैया आप समझिए, हमको बताना है, हम बता दे रहे हैं। चीनी ले लीजिए। क्या ले लीजिए? चीनी ले लीजिए, स्टार्च ले लीजिए, या जिसको हम लोग मंड कहते हैं, है ना, चीनी ले लीजिए। क्या ले लीजिए? चीनी, स्टार्च, समझे कि नहीं? और चीनी में क्या कीजिए? एक एंजाइम ले लीजिए, इन्वर्टेज एंजाइम। क्या ले लीजिए? इन्वर्टेज एंजाइम। हो गया? तो इन्वर्टेज एंजाइम, चीनी को लेकर के इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका किण्वन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? किण्वन बोले तो अरे भैया सड़ा गला दीजिए ना इसको। किण्वन बोले तो क्या चीज? सड़ा गला दीजिए। क्या कर दीजिए? सड़ा गला दीजिए, एकदम महके लगे, दुर्गंध देने लगे, एकदम कब आने लगे कीड़ा मकोड़ा उसमें, समझे कि नहीं? सड़ा दीजिए। क्या कर दीजिए? सड़ा दीजिए। तो इसमें से 2 चीज बनेगा, एक बन जाएगा ग्लूकोज और एक बन जाएगा फ्रक्टोज। क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज। और सबसे बड़ी बात है कि चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। इसमें कौन सा एंजाइम रखे हैं? इन्वर्टेज एंजाइम। और इसको क्या आप लोग किए थे? किण्वन कर दिए थे। क्या कर दिए थे? किण्वन। तो ग्लूकोज बन गया C6H12O6, और फ्रक्टोज का भी यही होता है C6H12O6। अणुसूत्र एक, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग, है ना? वही है ग्लूकोज और वही है, देखने में तो सेम सूत्र है,
लेकिन दोनों अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है कि नहीं? जब बन जाएगा तब क्या कीजिएगा, जब इतना काम हो जाएगा तो ग्लूकोचवा को उठाइएगा, C6H12O6 को फिर उठाइएगा और इसको अब क्या कीजिएगा, जाइमेज एंजाइम डाल दीजिएगा इसमें। कौन सा एंजाइम? जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम जैसे ही आप डालेंगे, जैसे ही इसमें जाइमेज एंजाइम जाएगा तो ये बन जाएगा एथेनॉल। क्या बन जाएगा? एथेनॉल। यानी कि बन जाएगा C2H5OH। समझ में आएगा ये बात है? ये बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह अलग निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? अलग निकल जाएगा। यही इसी को कहते हैं एथेनॉल, या इसी को कहते हैं शराब। इसी को क्या कहते हैं? शराब। तो शराब आप लोग बना लिए? यही उठाइए, गिलास में ढारिए, धड़ाक धड़ाक मारिए, है ना, और राजा एक रात के लिए बन जाइए। जिस रात पीजिएगा उसी रात राजा हैं आप। प्रधानमंत्री है, कोई बोलते ही रहे, है कि नहीं है? जब भी वोट पड़तू तो फलनवे के पड़ता, है कि नहीं है? तो भैया वो उसका अलग अंदाज है। तो ये एथेनॉल बना लीजिए, ये कर लीजिए। तो समझ में आ गई कि नहीं? बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आप लोग शराब बना सकते हैं, एथेनॉल बना सकते हैं। चीनी को आप इन्वर्टेज एंजाइम के साथ किण्वन करवा दीजिए तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेगा। इसी ग्लूकोज को उठाइए, है ना, और ग्लूकोज को उठा करके फिर से क्या कर दीजिए, है ना, नहीं करेंगे, हाँ, इसी ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम डालिए और क्या बना लीजिए? एथेनॉल, है ना, शराब का निर्माण कर लीजिए। समझ में आ गई बात है? तो सबसे पहले आपने क्या किया था, इसको लिख देते हैं। चीनी या स्टार्च, चीनी या स्टार्च को किण्वन क्या करके, किण्वन विधि द्वारा विभिन्न एंजाइम की उपस्थिति में, विभिन्न एंजाइम की उपस्थिति में, विभिन्न एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन विधि द्वारा, किण्वन विधि द्वारा, किसके विधि द्वारा? किण्वन विधि द्वारा एथेनॉल की प्राप्ति करते हैं या एथेनॉल बनाते हैं। एथेनॉल बोले तो C2H5OH, है ना, प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। आ गया समझ में? अब इसकी विशेषता देख लीजिए, इस दरुइया के क्या विशेषता है, समझे कि नहीं? तो भैया विशेषता तो इसका है ही ना, है। एक दिन में राजा क्या बनाएगा? है ताकत है ना, लेकिन एक पैक मारिए तो धरती का राजा आप ही हो जाइएगा। ये विशेषता तनी मनी है कि राजा कौन बनाता है। हाँ, तो याद रखिए। तो सबसे पहला चीज है, देखिए एथेनॉल क्या है। एथेनॉल देखिए, ये जो शराब बना जिसको आप लोग कहे C2H5OH, एकदम याद कर लीजिए इसको। एथेनॉल शराब C2H5OH, इसमें अगर आप पानी मिलाइएगा तो मिल जाएगा, आप इसमें सोडा मिलाइएगा तो मिल जाएगा। और कभी कभी आदमी को नहीं पियाता है तो ठंडो डाल करके मार लेता है कि नहीं? तो यानी कि यह विलायक के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है? विलायक के रूप में। तो यह क्या है? विलायक है। विलायक बोले तो क्या करता है? घुला लेता है। यह क्या कर लेता है? घुला लेता है। दूसरा, इसका फायदा देखिए क्या है से, इसका फायदा बहुत है, देखिए ध्यान से। इसका और दूसरा फायदा देखिए, दवा बनाने में। तो सर जब दवाई बनाने में इसका प्रयोग होता है तो ऐसे पीने में ना प्रयोग फायदा करेगा, एकदम करेगा, पीजिए ना खूब, है कि नहीं? दवा बनाने में इसका प्रयोग होता है। सर कौन दवा बनाने में? तो देखिए जितना लिक्विड बनता है, जैसे कफ का सिरप, समझे कि नहीं? कफ का दवाई खाते हैं कि नहीं खाते हैं? सीरम पीते हैं कि नहीं पीते हैं? या कहता है ना कि तेरे डॉक्टर साहब मोटाइल कम है, तेरी टॉनिक दे दूं, टॉनिक कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो टॉनिकों में मिलावल रहता है। तो आपको कहां कहां मिलावल रहता है? कफ में, कफ वाली दवा में, सिरप में,
और किसमें, टॉनिक में, ये सब में जितना भी लिक्विड वाला जो दवाई आता है ना रे लड़का, जितना लिक्विड वाला दवाई आता है ना उस सब में एथेनॉल मिलाया रहता है कम मात्रा में। आप जब खाइएगा या पीजिएगा तो हल्का हल्का बेहोशी लगेगा, तुरंत नींद आ जाएगा, है कि नहीं। तो एल्कोहल का काम है नींद लाना, है ना, आलस उत्पन्न करना, समझे कि नहीं। तो आपका जितना भी सिरप वाला है, जैसे आप जब खांसी उसी की दवाई लीजिएगा ना, या सर्दी खांसी का दवाई लीजिएगा, या टॉनिक वगैरह का इस्तेमाल कीजिएगा, विटामिन वगैरह सब जो पीने वाला खाने वाला, तो वो क्या करता है, बॉडी को रेस्ट दे देता है। तो रेस्ट किसकी वजह से होता है, अल्कोहल की वजह से। किसकी वजह से, अल्कोहल की वजह से। अब आ गया समझ में। तीसरा इसका उपयोग है टिंचर आयोडीन बनाने में, टिंचर आयोडीन बनाने में। सर ऐसे पिएंगे तो कुछ नहीं, इसका लाभ ही लाभ है, खाली कुछ करेगा नहीं, आतरी सरा देगा, मतलब जिसको लीवर कह रहे हैं सरा देगा, है कि नहीं। और क्या करेगा, तो पाचन शक्ति बिगाड़ देगा, है कि नहीं। और ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन करने लगेगा तो भगवान को प्यारे हो जाएगा, बोझ धरती का कमा देगा, है कि नहीं। तो फायदा ही फायदा है ना। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। इसका परिणाम क्या हो सकता है, ज्यादा शराब पीने का परिणाम क्या हो सकता है ना। तो इसका परिणाम ये होगा कि आलसी आपको बना देगा, आलस से भर देगा। क्या भर देगा, आलस। शराब पीने वाला व्यक्ति को देखते हैं कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं हो सकता है, कहने हैं सांप है, रहे दो नहीं यार, है कि नहीं है। उसका दिमाग में सिर्फ एक ही डायलॉग है, कोई बोलता ही रे, है कि नहीं। तो वो आलस कर दिया, पूरा ब्रेन को सुस्त कर दिया, है ना। दूसरा चीज है मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया। इसका परिणाम क्या है, मानसिक संतुलन में गड़बड़ी, है ना। नलियों में जाके पड़ल है कि नहीं, मारका में गिरल है ना। उसको लग रहा है कि स्वर्ग लोक में आयल है ना। तो मानसिक संतुलन में क्या हो जाएगा, मानसिक व्याकुलता इसका बढ़ जाएगा, गड़बड़ी हो गया। मानसिक संतुलन इसका क्या हो जाएगा, उसमें गड़बड़ी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में पी लेने पर ज्यादा में क्या हो जाएगा, बेहोश। ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेहोश। ज्यादा पी लेगा तो क्या हो जाएगा, बेहोश। या मूर्छा भी आ सकता है, मूर्छा हो गया, मैंने हो गया, ये हो गया, गिर गया, समझे कि नहीं। तो इस तरह से इसका परिणाम निकल सकता है। माने वो दिमाग को कंट्रोल, जैसे सेरिबेलम जो है ना उसी को अनकंट्रोल कर देता है, आपको चलने में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। जैसे सेरिबेलम की वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैलेंस करते हैं, हम लोग चलते हैं खूब बढ़िया से। लेकिन जब शराब पीजिएगा तो सेरिबेलम आपका गड़बड़ा जाएगा। चलना है, पैर रखना है इधर, रखाएगा इधर, चल जाएगा हड़ाक से नीचे। न देखते हैं चलता है तो क्या करता है, इधर से उधर डोलित रहता है ना। तो ये उसको बैलेंस को खराब कर देता है। तो समझ में आ गया बात। तो ये आप लोगों ने पढ़ा शराब कैसे बनाया जाता है, इसकी विशेषता क्या है, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। यहां तक पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए। चलिए अब यहां तक जब पढ़ लिए तो अब देखिए सर एथेनॉल, क्या मेथेनॉल नहीं होता है, तो होता है जी, मेथेनॉलो होता है। तो मेथेनॉल नहीं पीना है, मेथेनॉल पीजिएगा तो चल जाइएगा ऊपर, है कि नहीं। जरा सा मेथेनॉल देख लीजिए। तो मेथेनॉल बोले तो क्या है, CH3OH, CH3OH। देखिए CH3OH, इसी को क्या कहते हैं, मेथेनॉल। यह पेय पदार्थ नहीं है, इसको आप नहीं पीना है जल्दी से। यह पेय पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है। अब देखिए एथेनॉल, मेथेनॉल कैसे बनता है सब जान लीजिए। जैसे देखिएगा लकड़ी उकड़ी जब सड़ जाता है ना, लकड़ी जब सड़ जाता है तो उसमें से रस निकलता है ना। उस रस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेथेनॉल। उसको जब पी लीजिएगा तो वो पचे उचेगा नहीं, उससे पागलपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पागलपन। क्योंकि उसमें तो बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा वगैरह सब मर उड़ करके एकदम ये हो जाते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, आपको पागलपन की बीमारी होगी, वह जहरीला हो जाता है। क्या हो जाता है, जहरीला। मेथेनॉल पीने वाला आदमी भगवान को प्यारे हो जाता है। जैसे कभी कभी आप सुनते हो कि जहरीला शराब के पीने से, है ना, इतने आदमी की मृत्यु हो गई, सुनते हैं कि नहीं। तो वो क्या कर लेता है, मेथेनॉल में पी जाता है। या कभी कभी आपको एथेनॉल बनाने के दरमियान में अगर एथेनॉल न बन करके मेथेनॉल बन जाए तभी आपका जानलेवा है कि नहीं है। तो इसलिए मेथेनॉल ये सब नहीं पीना चाहिए, पागलपन।
जानलेवा हो जाता है ना, इसलिए यह पेय पदार्थ में नहीं आता है, इसको पीना नहीं चाहिए। समझ गई बात? अब देख लीजिए आगे, आज का समाप्त हो जाती हो। अब देख लीजिए आगे, एथेनॉल का हम सोडियम से अभिक्रिया करवाते हैं। किससे अभिक्रिया करवाते हैं? एथेनॉल का, एथेनॉल, एथेनॉल बोले तो C2H5OH, एकदम इसको बार बार लिखिए। एथेनॉल का सोडियम के साथ, सोडियम के साथ अभिक्रिया, सोडियम के साथ अभिक्रिया, देख लीजिए सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा। तो अब ध्यान समझिए, C2H5OH यह हो गया एथेनॉल, और इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? सोडियम के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं? सोडियम के साथ। तो सोडियम जब यहां पर जाएगा तो होगा क्या चीज से देखिए, जब सोडियम यहां से जाएगा तो ध्यान से देखिए कैसे कैसे प्रतिक्रिया होगी इससे। अब यहां पर इस बात को समझिएगा बढ़िया से, क्या हो जाएगा? तो C2H5 यहां पे क्या बना देगा? C2H5 और O के साथ Na आ जाएगा, यानी कि ONA। यहां जो हाइड्रोजन बचा वो हाइड्रोजन कहां निकल गया? बाहर, और हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। किसके रूप में बाहर निकल जाएगा? गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथोना, क्या लिखेंगे इसको? एथेनो ऑक्साइड। क्या लिखेंगे? एथेनो ऑक्साइड, यानी कि इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथेनोसाइड। क्या लिखा जाएगा? सोडियम एथेनोसाइड। समझ में आ गई बात? अब देख लेंगे एथेनॉल से ईथर कैसे बनाया जाता है। एथेनॉल से ईथर कैसे बनाया जाता है, तो अब देखिए ध्यान से, एथेनॉल से ईथर बनाने का समझ लीजिए। एथेनॉल से ईथर, एथेनॉल से ईथर कैसे बनाएंगे तो ध्यान समझिएगा। एथेनॉल से ईथर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि C2H5OH, ये तो हो गया एथेनॉल, और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दीजिए H2SO4। क्या डाल दीजिएगा? H2SO4। और इसको कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दीजिए? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल की सहायता से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म कर दीजिएगा तो ये बना देगा C2H5HSO4। क्या बना देगा? C2H5HSO4। मैंने H वाला ले लिया, SO4 ले लिया, E एगो HY इसके साथ जुट गया तो क्या बना देगा? H2O। अब देखिए C2H5 तो C2H5 है, EO हट गया, EO क्या हो गया? हट गया। E जो H2SO4 है तो इसमें से हुआ क्या चीज कि SO4Y जो है ना, SO4Y E हाइड्रोजनवा के साथ लग गया, E वाला जो है ना E हाइड्रोजनवा के साथ लग गया तो ये बना दिया HSO4, H2O बना दिया O के साथ मिलकर के क्या चीज? H2O। समझ में आ गया बात? तो क्या अभी ईथर बना? ईथर तो ये नहीं बना। ईथर बनाने के लिए तो आपको O होना चाहिए। क्या होना चाहिए? O, और दोनों साइड में एल्किल ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ तो अभी बना नहीं है, वो बनेगा 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वो कैसे बनेगा? 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अब देखिए ध्यान से, H2H5 इंटू HSO4, ये जो हो गया इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन, है ना, सल्फेट। इसका क्या नाम है? इस सबसे पहले समझिए, यहां पे आप देखिए कार्बन 2 गो है। कार्बन का कितना है? 2 गो। तो कार्बन जब 2 गो होगा तो एथ बनाएगा, और एथ बनाएगा तो ब्रांच में अगर रहेगा तो क्या रहेगा? एथिल बना देगा। क्या बना देगा? ये एथिल। एथिल क्या बना दिया? एथिल। यहां पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, एथिल हाइड्रोजन, आई सल्फेट है तो सल्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को इधर ले आइए, यानी कि C2H5HSO4 को इधर ले आइए, और इसमें क्या मिला दीजिए? एथेनॉल। क्या मिला दीजिए? एथेनॉल। फिर से C2H5OH फिर मिला दीजिए, और कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कीजिए? 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर? 140 डिग्री। जब 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म कीजिएगा तो HSO4 बाहर हो जाएगा। HSO4 क्या हो जाएगा? बाहर। अब क्या हो जाएगा? तो C2H5 इधर है तो C2H5 क्या बना दिया? C2H5। ई जो देखिए यहाँ पे C2H5 और O निकाल लिया यहां से क्या कर लिया? O निकाल लिया। इसमें क्या बच गया? C2H5। फिर से समझिए, ये जो C2H5 है, C2H5
यहां से O निकाल लिया तो O, EC2H5 है तो EC2H5, E एगो हाइड्रोजनवा है और EHSO4 है तो E हाइड्रोजनवा इसके साथ जुड़ जाएगा तो H यहाँ एगो था तो कै गो हो जाएगा, 2 गो, तो हो जाएगा H2SO4। अब देखिए तो एल्किल ग्रुप, अब बीच में O लगा हुआ है कि नहीं, तो CnH2n+1 का होल 2 इंटू O बराबर ईथर, यही ना पढ़े हैं। तो ई वाला ईथर हो गया कि नहीं हो गया, अरे O से जुड़ा हुआ है दोनों साइड में एल्किल ग्रुप तो ईथर हुआ ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर, इसको क्या बोलते हैं, ईथर, समझे कि नहीं, डाइएथिल ईथर, इसको क्या बोलते हैं, डाइएथिल ईथर, आ गया समझ में। तो यहाँ पे हमको क्या चीज बन गया, ईथर। तो आपको पता चल गया ना कि एथेनॉल से ईथर कैसे बनाते हैं, जोर से बोलिए, एथेनॉल से ईथर कैसे बनाते हैं, आपको समझ में आया। अब इसको जरा सा छोटा कर लेते हैं और देख लीजिए एथेनॉल में, अब एथेनॉल में देख लीजिए, और एथेनॉल से एथिलीन बनाने की विधि, एथेनॉल से एथेनॉल बोले तो C2H5OH है ना, हो C2H5OH, एथेनॉल से एथिलीन बनाने की विधि, एथिलीन बोले तो एथिलीन का फॉर्मूला बताइए, C2H4, क्या चीज हो जाएगा, C2H4, बनाने की विधि, जरा इसको समझ लेते हैं, है ना, एथिलीन बनाने की विधि यानी कि C2H4 बनाने की विधि। तो ध्यान से समझिए, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एथेनॉल ले लेना है C2H5OH, समझ में आ गया बात। इसको भी सेम प्रक्रिया ये लिखाएगा, पहले का यहाँ है ना, ये सेम प्रक्रिया कर लिख दीजिए, ये वाला जो है ना जस का तस लिखाएगा, C2H5OH H2SO4, जब इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या बना देगा, C2H5HSO4 प्लस H2O बन गया, सेम चीज बना दिए। अब यहाँ पर जो इसमें रिएक्शन है वही रिएक्शन यहाँ पे भी है, ये दोनों रिएक्शन सेम होगा, सिर्फ फर्क क्या होगा कि जहां 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया है, यहाँ पे 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना पड़ेगा, है ना। ईथर बनाने के लिए 140 और एथिलीन बनाने के लिए 170, समझ में आ रहा है बात ना, 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, यानी कि C2H5HSO4 को अब फिर से C2H5OH लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी को गर्म कर देना है, कितना, 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर, 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप जैसे ही गर्म कीजिएगा तब बना देगा C2H4, यहां से C2H4 एक हाइड्रोजन बनेगा, इसके साथ मिल जाएगा और H2SO4 को अलग कर देगा, समझ में आ गई बात। यहां से C2 जो H5 है इसमें से एक हाइड्रोजन बच जाएगा, C2H4 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन बच जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा, H2SO4 बना देगा। यही है आपका क्या चीज, एथिलीन, यही है आपका क्या चीज, एथिलीन। तो एथिलीन कैसे बना सकते हैं एथेनॉल से, एथेनॉल से आप कैसे ईथर बना सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया। एथेनॉल जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, ये सब सारे चीज सीख गए कि नहीं सीख गए। तो आप सभी लोगों को आज इतना ही, आज कितना रहेगा, इतना ही। अब इसके बाद जो बच जाएगा, तो समय चूंकि हो गया है, रुक जाइए, समय अभी हो गया है ना, तो समय के साथ हम अपने टॉपिक्स को यही समाप्त करते हैं, और जो भी थोड़ा बहुत मैंने आधा घंटा का वीडियो या 10 मिनट या 45 मिनट का जो भी वीडियो होगा वो हम आपको कल समाप्त कर देंगे, यानी कि आज कार्बन और उसके यौगिक का 6ठा पार्ट समाप्त करते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।